पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ा, एरर्स को पढ़ा, और पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशंस को एक बेसिक तौर पे देखा। हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो फिजिक्स का एक बेस है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको फिजिक्स के समझने के लिए पहले ही समझ लेना चाहिए। उन्हीं चीजों में आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक का नाम है वेक्टर एनालिसिस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर्स। हम लोग जानते हैं कि क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी वो है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, which can be measured। तो जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको क्वांटिटी बोलते हैं। क्वांटिटीज या तो फंडामेंटल हो सकती हैं या डेराइव हो सकती हैं, परंतु एक दूसरे तरीके से क्वांटिटी दो प्रकार की हो सकती है, या तो वो स्केलर होगी या फिर वो वेक्टर होगी। ये कौन कौन है? स्केलर वो है जिनको मैग्नीट्यूड की जरूरत हो लेकिन डायरेक्शन की जरूरत ना हो, नो डायरेक्शन नीडेड। एक सामान्य डेफिनेशन है फॉर देम, उनके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब डायरेक्शन अगर मिल गया तो कोई बात नहीं है। इस बात को याद रखिए कि स्केलर का मतलब हरगिज नहीं है कि उसमें डायरेक्शन जरूरी है कि ना हो सकता है उसमें डायरेक्शन हो, लेकिन उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई आपका मास कितना है, मेरा मास 80 kg है, इसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं आ रहा, इसलिए मास में कोई डायरेक्शन नहीं होता, मास एक स्केलर है। उसी तरह से अगर हम कहें कि डेंसिटी क्या है आपकी, तो डेंसिटी जो है वो उसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए डेंसिटी को भी हम स्केलर कर सकते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, जैसे वर्क है, वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता, एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता। वर्क, एनर्जी जैसी चीजें जो हैं इनके अंदर कोई डायरेक्शन की जरूरत आपको नहीं होती। परंतु ध्यान दीजिएगा बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रेशर एक ऐसी क्वांटिटी है, प्रेशर जिसमें एक सामान्य डायरेक्शन होता है, परंतु स्टिल ये स्केलर है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? उसके लिए हम लोगों को वेक्टर का डेफिनेशन भी जानते हैं। वेक्टर का डेफिनेशन है कि यहाँ पे पहले तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसके बाद डायरेक्शन चाहिए, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन होना चाहिए, और इतना होने के बाद वेक्टर के जो नियम है, वेक्टर के जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह के जो नियम है जो हम लोग बाद में पढ़ने जा रहे हैं, उन नियमों को भी पालन करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि उनको वेक्टर एडिशन के रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे, के नियम फॉलो करें। तो वेक्टर होने के तीन कंडीशन है, उनके अंदर मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उनके अंदर डायरेक्शन होना चाहिए, और वो वेक्टर एडिशन के जो फर्दर आपको नियम हम बताएंगे उसको फॉलो करें, तब तीनों होगा तो वेक्टर कहेंगे। जैसे फोर्स, उसके लिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके लिए डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे फोर्स 5 न्यूटन किधर की ओर है, क्योंकि इधर फोर्स लगाएंगे तो कुछ और काम होगा, इधर फोर्स लगाएंगे तो कुछ और काम होगा, इसलिए 5 न्यूटन ईस्ट की ओर ये हुआ फोर्स। मान लीजिए कहेंगे कि भाई आपका मोमेंटम कितना है, तो मेरा जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर है, और वो होगा 70 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। यहाँ डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो जिनको डायरेक्शन है और वो नियम भी फॉलो करेंगे वेक्टर एडिशन के, वही वेक्टर होंगे। यहाँ पर ये जो प्रेशर है इसके अंदर डायरेक्शन होता है एक प्रकार का, परंतु ये वेक्टर एडिशन के नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको वेक्टर में नहीं रखेंगे। उसी प्रकार से एक और भी यहाँ पे क्वांटिटी है, जैसे करंट। करंट में डायरेक्शन होता है, करंट आप देखते हैं इधर जा रही है इधर जा रही है, करंट में डायरेक्शन होता है, लेकिन करंट वेक्टर के एडिशन के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए करंट एक स्केलर है, लेकिन उसमें डायरेक्शन है। इसलिए याद रखेंगे कि वेक्टर और स्केलर के बीच कोई बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं बनी है। आप अपनी समझ लगाएं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, उतने से आप वेक्टर और स्केलर को डिफाइन कर सकते हैं। इसी के बीच में कहीं कहीं मैंने लिखा हुआ देखा है कि एक और क्वांटिटी होती है, एक और टाइप है जिसको हम लोग टेंसर कहते हैं।
टेंसर हायर फिजिक्स के पढ़ने की चीजें हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उस पर भी एक वीडियो डालेंगे, वो हायर क्लासेस के लिए होंगे। तो टेंसर नाम की जो चीज है असल में वो एक बड़ा ब्रॉड टर्म है जिसमें वेक्टर और स्केलर दोनों आते हैं। ये दोनों भी एक एक प्रकार के टेंसर ही है। तो टेंसर एक ऐसी चीज है, ऐसा क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन जो होता है वो मैग्नीट्यूड को डिसाइड करता है। क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो कई प्रकार के ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका परमिटिविटी या जिनका उसको आप कह सकते हैं कि किसी किसी में तो डेंसिटी भी या जो ससेप्टेबिलिटी है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। मतलब उस मटेरियल के अंदर इस डायरेक्शन में कुछ और है, इस डायरेक्शन में कुछ और है। तो इस प्रकार की चीजें जो डायरेक्शन वाइज उनका मैग्नीट्यूड डिफर करता है उसको हम लोग टेंसर के रूप में जानते हैं। तो ये एक ओवरऑल डेफिनेशन हो गया, स्केलर किसको कहते हैं, वेक्टर किसको कहते हैं। इनको पढ़ने की क्या जरूरत है, ये तो खत्म माने गए, इनको कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो जोड़ दीजिए ले जाके अलजेब्रा की तरह से जो अलजेब्रिक तरीके होते हैं, जोड़िए घटाइए जो मना भी कीजिए, इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे वेक्टर पे आएंगे, तो वो वेक्टर पढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, इसलिए अब हम लोग अगला टॉपिक लेंगे वेक्टर्स। तो जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि वेक्टर इनके अंदर पहली बात मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है, तीसरा ये रूल फॉलो करते हैं, वेक्टर के एडिशन के या वेक्टर से संबंधित जो भी नियम होंगे उनको वो फॉलो करेंगे, और जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हम उनको वेक्टर कहेंगे। तो वेक्टर के बारे में जो भी है हम लोग पहले पॉइंट वाइज उन चीजों को देख लें, क्योंकि आप पहली बार इन चीजों को देख रहे हैं और इसलिए थोड़ा लो लेवल पर, थोड़ा औसत लेवल पे आराम से पढ़ने की जरूरत है। अचानक से हम लोग क्लास का लेवल बहुत ज्यादा उठा नहीं सकते। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान दें कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। एक वेक्टर एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका डायग्राम जब बनता है ना तो एक एरो से दिखा सकते हैं। उस एरो का जो साइज है, ये जो साइज है, लेंथ, ये मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, मतलब उस साइज होती है उसकी, और ये जो डायरेक्शन है वो इस एरो के द्वारा दिखाया जाता है। तो इसको हम लोग एरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक एरो दिखाया है, इसका मतलब है 2 न्यूटन का फोर्स उधर की ओर, उधर दाहिने साइड में। अब देख रहे हैं दाहिने साइड क्या है और साइज भी देख रहे हैं 2 न्यूटन के बराबर। तो ऐसे में ये जो होगा ये इससे डबल है, इसलिए ये 4 न्यूटन बन जाएगा सेम डायरेक्शन में। उसी तरह से ये वाला जो है आप देख रहे हैं ये करीब करीब ये बराबर ही बनाया है मैंने, इसलिए ये जो एरो बना है ये 2 न्यूटन ही होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन बदल गया। तो जब वेक्टर का अमाउंट बढ़ता है, जब वेक्टर बड़ा होता है तो उस एरो की लेंथ आप बढ़ा दीजिए और डायरेक्शन तो जिधर है उधर आप एरो दिखा दीजिए, ये एरो रिप्रेजेंटेशन। तो बहुत सिंपल है। और जब एरो को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका नाम जब देंगे तो वो भी ध्यान दीजिए, उसका नेमिंग कैसे करेंगे। नेम करने के लिए वेक्टर का नाम होता है, याद रखिएगा, हर वेक्टर का एक नाम दीजिएगा, उसका नाम ए बी सी डी पी क्यू कुछ भी लीजिए, उसके ऊपर एक ये बार देना जरूरी है। आप ये एरो भी दे सकते हैं, टाइम लगता है एरो देने में, इसलिए मैं बार देकर के काम चलाता हूं। इसलिए ए पर एक लाइन दी हुई है, ये एक वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, सिंबल बहुत महत्वपूर्ण है। ये ए एक वेक्टर है। एग्जांपल ले लेते हैं, 4 न्यूटन नॉर्थवर्ड, ये वेक्टर है। तो वेक्टर ए उसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन और उसका डायरेक्शन है नॉर्थवर्ड। ये दोनों सूचनाएं ए के रूप में बताई जाती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि 4 न्यूटन, तो ये ए का वेक्टर ए का, इसको हम वेक्टर ए कहेंगे, इस एरो को वेक्टर कहेंगे, ए कहेंगे।
वेक्टर ए के अंदर है 4 न्यूटन और नॉर्थवर्ड, तो वेक्टर ए का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी कि सिर्फ उसका साइज वो सिर्फ 4 न्यूटन लिखा जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, लेकिन अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है मॉड ए का कहेंगे इसको, तो वो सिर्फ 4 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहेगा कि जैसे इस जगह पे आइए हम लोग जरा नाम ले लेते हैं, इन चीजों को देख लेते हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। चलिए हम लोग देखते हैं कि वेक्टर बी और वेक्टर सी को मिलाएंगे तो क्या होगा। तो ठीक से देख लीजिए, वेक्टर बी उधर है, वेक्टर सी भी उधर है, तो 9वीं क्लास का कोर्स से आप जानते हैं कि आप इन दोनों को जोड़ देंगे। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी को जब आप जोड़ेंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? ईस्टवर्ड। डायरेक्शन बिना बोले नहीं होगा, क्योंकि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो जब आंसर लिखेंगे तो सिर्फ 6 न्यूटन नहीं लिखना है, डायरेक्शन में लिखना है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि ए का मॉड और बी का मॉड कितना हुआ, अब डायरेक्शन के बारे में भूल गए, ए का मॉड कितना है तो वो 2 न्यूटन है, बी का मॉड कितना है तो वो भी 2 न्यूटन है, कुल मिला के 4 न्यूटन है। यहाँ पे डायरेक्शन देने की जरूरत आपको नहीं। तो मॉड हो गया, इस तरह से ये चीजें आपको किताब में मिलेंगी, थोड़ी सी सावधानी रखेंगे आपको सब समझ में आएगा। तो हम लोगों ने इसको देखा सबसे पहले। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि वेक्टर के अंदर में कुछ टर्म्स हैं जो आपको अक्सर किताबों में मिलेंगे। तो शुरू में जो बच्चा होता है उन टर्म्स को देखकर घबरा जाता है, वो सोचने लगता है कि कितना भारी है। लेकिन अगर आप उन टर्म्स को एक एक लाइन, अगर आपको एक एक लाइन उसके बारे में सीख लें तो आपको उनके साथ सामंजस्य बिठाने में आसानी होगी। इसलिए हम लोग अब कुछ टर्म्स के बारे में जानना चाहेंगे, वो क्या होते हैं। सबसे पहली बात, को इनिशियल। आसान है, को इनिशियल। को मतलब एक साथ, इनिशियल मतलब शुरुआत, एक साथ शुरुआत होने वाले वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर को इनिशियल है। वेक्टर ए और वेक्टर बी को इनिशियल है। बात खत्म हो गई, वो यहीं से शुरू होता है। तो अगर कहेंगे को इनिशियल तो आप दोनों वेक्टर्स को एक जगह से ओरिजिनेट कर दीजिएगा। इसके बाद है को प्लानर। एक ही प्लेन में, ये जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, ये एक प्लेन है, इसलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी ये और वेक्टर सी और वेक्टर डी ये सभी इसी बोर्ड पे बनाए गए हैं। ये सभी एक ही प्लेन में है, इसलिए ए बी सी डी सभी कोप्लानर हैं। कोलिनियर, ध्यान दीजिए, कोलिनियर का मतलब हो गया एक ही लाइन में। लाइन का मतलब है डायरेक्शन, तो ए बी इन सबों का डायरेक्शन सेम है, सी डी इन सबों का डायरेक्शन सेम है। तो जब डायरेक्शन सेम होगा और वो, तो उनको हम कोलिनियर कहेंगे। कोलिनियर वेक्टर्स को प्लानर हो वो जरूरी नहीं है। एक और यहाँ पे इसको भी अगर हम वेक्टर मान लें तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम इसको यहाँ रख दें तो स्टिल ये कोलिनियर होगा। ठीक है, तो को इनिशियल हो गया, को प्लानर हो गया, को लीनियर हो गया। उसी तरह से एक टर्म आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, इसको हम लोग जीरो वेक्टर भी कहते हैं। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, उसका डायरेक्शन लेके करेंगे क्या, तो डायरेक्शन इसका यूजलेस है। मेरे पास 0 रुपए है तो मैं किसी को दे दूं या किसी से और 0 रुपए ले लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से नल वेक्टर एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, उसका डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन ये उठता है कि नल वेक्टर कांसेप्ट ही क्या है फिर इस तरह का। ध्यान दीजिए कि नल वेक्टर आते हैं, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक वेक्टर है 2 न्यूटन का ईस्ट में, और एक और वेक्टर भी 2 न्यूटन का है वेस्ट में। हो सकता है ये वेक्टर ए हो और ये वेक्टर बी हो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वेक्टर नॉर्थवर्ड, ये फोर्स है उधर की ओर, ये फोर्स है इधर की ओर, और दोनों फोर्स जब मिलेंगे तो क्या बनने जा रहा है, जीरो। जीरो बनेगा कि जीरो वेक्टर बनेगा, जीरो वेक्टर बनेगा।
क्योंकि एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर जोड़ेंगे तो आंसर में वेक्टर ही आना है, जीरो नहीं कहेंगे उसको, वो जीरो वेक्टर है, उसको हम नल वेक्टर कहेंगे। यहाँ पर भी एक वेक्टर है परंतु मैग्नीट्यूड जीरो होने की वजह से हम लोग उसको नहीं देख पा रहे। उस तरह से एक और कंडीशन से देख लीजिए, जैसे आपके यहाँ पर ये A बराबर 10 न्यूटन करके एक फोर्स होगा, कोई A बराबर 10 न्यूटन कोई फोर्स है, अपना टेढ़ा गया है उधर। अगर हम इसमें जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? अगर किसी वेक्टर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही बनेगा, लेकिन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? वो नल वेक्टर होगा। इसलिए नल वेक्टर जो है फिजिक्स में आते हैं, नल वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग हालांकि कोई काम नहीं होता है इनका, इसलिए हम लोग इनका सिर्फ नाम याद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आता है जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिए। मेरा अनुभव है कि ज्यादातर छात्र जैसे ही सवाल के अंदर में यूनिट वेक्टर्स आते हैं वो मान लेते हैं कि अब सवाल नहीं बनेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूनिट वेक्टर आ गए तो अब सवाल जरूर बनेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा देते हैं। तो यूनिट वेक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जरा अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पर डायरेक्शन देने का तरीका समझ लेते हैं। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप कॉपी पे लिख रहे हैं, इस बात पर गौर कीजिएगा। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये -x और ये -y। आप भी अपनी कॉपी पर ड्रॉ करेंगे, लेकिन मेरे और आपके डायग्राम में एक बेसिक अंतर है। मेरा जो y है वो छत की ओर जा रहा है, लेकिन आपका y आगे जा रहा है, क्योंकि आप कॉपी पे लिख रहे हैं और ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा z ये डायरेक्शन है और आपका z आसमान की ओर। तो ये बेसिक अंतर के साथ हम यहाँ पे ध्यान दें, ये x है, y है, -x है, -y। तो अगर हम कहेंगे कि भाई ये वेक्टर a बराबर 4 न्यूटन, ये किस डायरेक्शन है? मान लीजिए आप नक्शे के हिसाब से चले तो आप इसको कर सकते हैं नॉर्थ, इसको कर सकते हैं ईस्ट, इसको कर सकते हैं साउथ और इसको कर सकते हैं वेस्ट। ध्यान दीजिए कि जब आप इस्तेमाल करेंगे इन चैप्टरों का, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये सब लिखा रहता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उनका डायरेक्शन जो है अपने कागज पर बनाना सीखें और उन डायरेक्शन से आप जो है अपने को ओरिएंट करें। तो आपके सामने मैंने जैसे नक्शे में होता है, मैप में होता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ ये सब बना के दिया है। ये वाला जो वेक्टर है ये किस तरफ है, कैसे गिनेंगे इसको? क्या हम इसको नॉर्थ ईस्ट का दें? ध्यान दीजिए, एक थीटा एंगल है, उसको कैसे लिखते हैं देखिए, इसको कहेंगे a बराबर 4 न्यूटन, किस तरफ है? थीटा डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ध्यान दीजिए किधर है, ये नॉर्थ से ईस्ट की ओर है, इसलिए हम लोग इसको थीटा डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखते हैं। मान लीजिए वो कहेगा कि बताइए भाई ये है b बराबर 7 न्यूटन, ये 30 डिग्री है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? हम इसको लिखेंगे b बराबर 7 न्यूटन, किधर की ओर है भाई? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। उसी तरह से आप कहेगा कि ये वाला बताइए, तो ये वाला कितना है? ये मान लीजिए 10 न्यूटन है, तो उसको आप कहेंगे 10 न्यूटन, डायरेक्शन कैसे बोलेंगे इसका? 10 न्यूटन, मान लीजिए इसको 60 डिग्री बोलते हैं, तो हम लिखेंगे 10 न्यूटन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब इधर रहता 60 तो लिखते हैं हम वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से डायरेक्शन दिया जाता है। तो खैर हम लोग यूनिट वेक्टर्स पे थे। यूनिट वेक्टर्स क्या चीजें हैं, सबसे पहले वो ध्यान दें। आप लोग इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये बात बहुत मार्केट की है। ये वीडियो है इसलिए जल्दी मिटाने का कोई मतलब नहीं है, आप उस वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं उन चीजों को जो मैं बोल रहा हूँ। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है, दोज वेक्टर्स whose magnitude is 1,
वन को शरीफ लोग लिखते हैं यूनिटी, जिनका मैग्नीट्यूड यूनिटी है। अब यूनिटी क्या होता है? अभी यूनिटी मतलब वन, 1 न्यूटन बोल दीजिए, 1 मीटर बोल दीजिए, 1 मीटर पर सेकंड बोल दीजिए, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दीजिए, मतलब ये वन रहना चाहिए, ये सभी को यूनिटी कहा जाएगा। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है और डायरेक्शन कुछ भी है, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। जैसे F = 6 न्यूटन नॉर्थ, ये यूनिट वेक्टर नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 6 है, लेकिन P = 1 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट 40 डिग्री 45 डिग्री, ये एक यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है, ये यूनिटी है, इसलिए कहीं भी डायरेक्शन हो ये एक यूनिट वेक्टर होगा। और ये यूनिट वेक्टर होगा तो हम इसके ऊपर ये जो बार देते हैं ये न देके हम इसको टोपी बना देंगे और इसको कहेंगे P कैप। उसी तरह से अगर C है बराबर 1 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, तो हम देख सकते हैं कि ये तो वेक्टर है 1 मीटर पर सेकंड है, यानी कि ये भी एक यूनिट वेक्टर है, इसलिए हम इसके ऊपर भी टोपी चढ़ा देंगे। तो C cap is a unit vector, it's 1 meter per second downward। सीधा सीधा आसान है। तो यूनिट वेक्टर ये हुआ। A B C कोई भी वेक्टर कोई भी नाम दे सकते हैं, उसके ऊपर टोपी बना दीजिए और टोपी बनाने के बाद जो भी है 1 न्यूटन है, 1 मीटर पर सेकंड है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड उसका बनेगा। तो अब जो सामान्यतः जो स्टूडेंट्स होते हैं पहली बार जब पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि इस झमेले की क्या जरूरत है, आप यूनिट वेक्टर, अब 1 मीटर को आप इसको बोलने की क्या जरूरत है। अब हम लोग जरा सा देखें कि हमें यूनिट वेक्टर से और इसको पढ़ने से फायदा क्या है। फिजिक्स के अंदर में ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको कोई शिक्षक कुछ पढ़ाए तो आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। अगर आप समझ जाएंगे कि इसके पढ़ने से हमें क्या फायदा है तो आप उसको मन लगा के पढ़ेंगे। अगर उसको पढ़ने से कोई फायदा आपको नहीं दिखता तो फिर आप स्वयं उसको काफी इजीली लेंगे और तब नहीं सीख पाएंगे। इसलिए इस बात को कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं खासतौर पर फिजिक्स में, तो उस टॉपिक को पढ़ने से होने वाला फायदा या उससे होने वाली आसानी या जो कुछ भी हो सकता है उसके बारे में आप पहले जानकारी लें। तो फायदा क्या है, चलिए देख लेते हैं फायदा क्या है। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यूनिट वेक्टर कितने काम की चीज है। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर A है, लिख रहा हूं मैं उसको 60 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड। एक वेक्टर B है 100 न्यूटन ईस्टवर्ड। अब देखिए कैसे कितना लिखना पड़ रहा है और उसका एरो भी बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूं 60 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड, बना दिया। B बराबर है 30 मीटर पर सेकंड ईस्टवर्ड। तो 30 मीटर पर सेकंड है ईस्ट, तो इसका आधा एरो देंगे, ये हो गया आपका B। आप समझ रहे हैं क्यों ना, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 मीटर पर सेकंड नहीं है तो ये उधर जाएगा। उसी तरह से C बराबर मान लीजिए 6000 मीटर पर सेकंड है डाउनवर्ड या साउथवर्ड। अब बोलिए तो क्या करेंगे इसमें। 60 मीटर पर सेकंड था तो इतना बड़ा एरो बनाया, 30 मीटर पर सेकंड था तो एरो को आधा कर दिया। अब 6000 मीटर पर सेकंड में साउथवर्ड तो कितना बड़ा बनाएंगे, कितना बड़ा एरो होगा वो नीचे जाएगा। क्या हम बना सकेंगे इसको डायरेक्शन अपनी कॉपी पे? और अगर आप बहुत बहादुर हैं और अगर आप इसको बना देते हैं तो मैं तुरंत इसको 60,000 कर दूंगा, मैं इसको इतना लिख दूंगा। अब बनाइए, क्या इस वेक्टर का डायग्राम बना सकते हैं? नहीं बनेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि वेक्टर्स का इस तरह का मैग्नीट्यूड हो जाता है, इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है कि हम लोग उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए कि डायग्राम नहीं बना पा रहे इसका। दूसरी बात, अब देखते हैं जब डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं तो क्या मेरे पास कुछ तरीका है। चलिए मैं लिखता हूं, एक वेक्टर P है जो यूनिट वेक्टर, अब देखिए आप तो डायग्राम नहीं बना पाए, यूनिट वेक्टर्स की मदद से क्या ये हो जाएगा। एक वेक्टर P है
जो है 1 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, मान लीजिए वेक्टर बी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो ठीक से देखिए कि आप ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं भाई ये 1 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ है और ये 60 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं ए बराबर 60 पी कैप। बस हो गया, इसमें डायरेक्शन इसमें बनाने की जरूरत ही नहीं है कुछ, ऐसे ही लिख दिया 60 पी कैप। पी कैप आपको मालूम है कि 1 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ है, तो 60 पी कैप करेंगे तो 60 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ हो गया। ये इतना एरो बनाने के बजाय आप सिर्फ 60 पी कैप लिख देंगे, काम हो जाएगा। क्या सी लिख सकेंगे? हाँ लिख सकेंगे, सी होगा 6 लाख पी कैप। लेकिन देखिए वो नॉर्थ है ये साउथ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या देंगे माइनस। अब बताइए, ये तो आप बना ही नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने बना लिया। अब किसी भी वेक्टर के डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये सिंबल यूज कर लेना, डायग्राम बन जाएगा। ये सबसे पहली बात, इस बात का याद रखिए कि यूनिट वेक्टर्स आपको डायग्राम बनाने से बचा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे कंडीशन आएंगे जब आप डायग्राम नहीं बना सकेंगे, तो जब डायग्राम नहीं बना सकेंगे तो यूनिट वेक्टर्स आपको डायग्राम बनाने से बचा लेंगे, सिर्फ इतना लिखने से हो जाएगा, कोई डायग्राम की जरूरत नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं यूनिट वेक्टर्स फायदा क्या है, तो ये हमारी मेहनत को कम कर देते हैं। और वेक्टर के जो रिप्रेजेंटेशन है उनको सिंपल करते हैं, रिप्रेजेंटेशन सिंपल होगा और डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप यूनिट वेक्टर बना लिखेंगे तो आपको किसी भी डायग्राम की जरूरत नहीं। तो यूनिट वेक्टर का बेसिक समझ गया कि हमें उसके पढ़ने से हमारा काम आसान होता है, मुश्किल नहीं होता है। तो चलिए अब जरा यूनिट वेक्टर को हम जरा पढ़ें। यूनिट वेक्टर असल में क्या है, यहाँ पर कुछ ट्रेडिशन चलता है पूरी दुनिया के अंदर में, एक कन्वेंशन चलता है, कन्वेंशन परंपरा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कोई भी वेक्टर इन्हीं तीनों एक्सिस में होगा, या अगर इन तीनों की ओर न हुआ तो उसको किसी भी प्रकार से इन तीनों के अलावे इन तीनों के कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकेगा। तो कन्वेंशन कहता है कि आपको 3 रेडीमेड यूनिट वेक्टर मिले हुए। वैसे याद रखिए कि आप कोई भी यूनिट वेक्टर खुद बना सकते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर एक यूनिट वेक्टर बना लिया था। 3 रेडीमेड यूनिट वेक्टर आपको फिजिक्स देता है, हर किताब देती है। पूरी दुनिया में 3 यूनिट वेक्टर बने हुए हैं। एक है आई कैप, इसको कहते हैं आई कैप। ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस की ओर, एक्स एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर है, मतलब है कि एक्स एक्सिस की ओर एक मैग्नीट्यूड वाला कोई भी वेक्टर होगा तो आई कैप लगा के बोल दीजिए, काम हो जाएगा। जे कैप वो वाई एक्सिस की ओर एक यूनिट वेक्टर होता है, और के कैप वो जेड एक्सिस की ओर एक यूनिट वेक्टर होता है। इसको रख जाइए, रखना क्या है, कौन सी भारी बात है जो इसको रखना है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई एक वेक्टर ए है जो 5 लाख न्यूटन जेड एक्सिस की ओर है, तो इसका डायरेक्शन इसको बनाना तो बहुत मुश्किल होगा। तो ए बराबर 5 लाख न्यूटन जेड एक्सिस की ओर है, इसलिए ए को आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 5 लाख जेड एक्सिस की ओर है ना, इसको के कैप लिख के छोड़ दीजिए, न्यूटन के कैप। के कैप बता देगा कि ये जेड एक्सिस की ओर है और यहां मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह से आई कैप बताएगा कि ये एक्सिस की ओर है, जे कैप बताएगा ये वाई एक्सिस की ओर है, और के कैप बनाएगा ये जेड एक्सिस की ओर है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपकी कॉपी में इन तीनों डायरेक्शंस को नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट से जोड़ के लिखिएगा। तो जब आप कॉपी यूज करेंगे तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपका ईस्ट जो है सामान्यतः एक्स एक्सिस की ओर जाएगा, आपके दाहिने साइड। आपकी कॉपी आपके सामने पड़ी हुई है, जैसे कि मैं देख रहा हूं, आपको यहाँ पे मैं किताब से दिखाता हूं। ये आप मेरे सामने ये किताब है। इस किताब में सामने की ओर अगर ऐसे मैं कर दूं, ये सामने में आप देख रहे हैं मेरे सामने, तो इसको अगर आप देख सकते हैं तो मेरे सामने इधर ये x है मेरे दाहिने,
और इधर माइनस एक्स है, ऊपर y है, इधर माइनस y है, ऊपर की ओर छत की ओर z है और नीचे की ओर माइनस z है। और नक्शे से भी मिला लीजिए, y एक्सिस जो होगा आपका ये नॉर्थ डायरेक्शन होगा और माइनस y जो होगा साउथ होगा। x एक्सिस हमेशा ईस्ट की ओर लीजिएगा, माइनस x हमेशा वेस्ट की ओर लीजिएगा, z डायरेक्शन ऊपर होगा और माइनस z डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। ऐसा करेंगे तो आपको आसानी पड़ेगी। तो कॉपी में इस तरह का एक ये बना हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पिक्चर आप देख लें। मैं आप ही के सामने ये इस तरह से बना रहेगा, आपके सामने नॉर्थ होगा, आपके ठीक सामने नॉर्थ है, आपकी ओर साउथ है, आपके दाहिने साइड में ईस्ट है, आपके बाएं साइड में वेस्ट है, ऊपर की ओर आपके माथे की ओर छत की ओर आपका है जेड एक्सिस और नीचे की ओर है माइनस जेड एक्सिस। उस तरह से एक्स वाई जेड को आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वगैरह से कनेक्ट कर लीजिए। हमेशा ईस्ट एक्स की ओर लिया जाए, वेस्ट माइनस एक्स, नॉर्थ को जनरली वाई एक्सिस की ओर लेते हैं, साउथ को माइनस वाई की ओर लेते हैं, और जो अपवर्ड है वो जेड एक्सिस होगा और जो डाउनवर्ड है वो माइनस जेड एक्सिस होगा। आप इसमें चेंज कर सकते हैं, परंतु मेरी सलाह है कि आप इसी को फॉलो करें। अब ध्यान दीजिए कि एक्स एक्सिस की ओर आई डायरेक्शन होगा, आई कैप, इसकी ओर हो गया माइनस आई कैप, नॉर्थ होगा जे कैप की ओर, साउथ होगा माइनस जे कैप, अप होगा के कैप और डाउन होगा माइनस के कैप। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यूनिट वेक्टर, ये जो तीन यूनिट वेक्टर हैं, ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन वाले, ये हमारे वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन को बेहद सिंपल कर देते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये सब क्या है। शुरू में ऐसा लगता है कि ये क्या मुसीबत आ गई है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक चिड़िया है, इस बात को समझिए, एक चिड़िया है जो उड़ी, पहले 10 मीटर नॉर्थ गई, फिर 20 मीटर ईस्ट गई, फिर 15 मीटर साउथ गई, फिर 20 मीटर, फिर 30 मीटर अप गई, फिर 40 मीटर वेस्ट गई और फिर 10 मीटर डाउन गई। तो ओवरऑल इसको जरा डायग्राम में बना के दिखाएंगे। हम इसको डायग्राम बनाएंगे तो ठीक से देख लीजिए, मैं आपके सामने बना रहा हूं। 10 मीटर नॉर्थ कॉपी पे बनेगा आगे की ओर, अपना नक्शा एक देख लीजिए नॉर्थ साउथ। 10 मीटर नॉर्थ आप बहुत आसानी से बना लेंगे, फिर ईस्ट भी बना लेंगे, फिर आप साउथ के लिए फिर पीछे आएंगे, लेकिन अप के लिए अब कहां जाएंगे? अब कॉपी पे कैसे बनाएंगे? ऊपर की ओर। तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी कॉपी पे 4 डायरेक्शन ले सकते हैं डायग्राम में, लेकिन वो अप डाउन को आप अपनी कॉपी पे नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है कि फिर आप फंस गए और इस प्रकार के सवालों का आप डायरेक्शन अपनी कॉपी पे नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपको मदद करेगा। यूनिट वेक्टर कहता है कि ये 10 मीटर नॉर्थ है, तो इसको लिखेंगे 10 मीटर नॉर्थ, तो आपको अभी बताया था कि वो जे कैप है। 20 मीटर ईस्ट है तो आप लिखेंगे 20 मीटर ईस्ट, तो आपको आई कैप बताया था। 15 मीटर साउथ है तो लिखेंगे प्लस 15 मीटर साउथ के लिए माइनस जे कैप आपको बोला है। 30 मीटर अप है तो अप को आपको बार बार मैंने कहा है कि उसको के कैप लिया कीजिए, अपवर्ड है। और फिर 40 मीटर वेस्ट है, इसका मतलब 40 मीटर वेस्ट तो माइनस आई डायरेक्शन लिया जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस, और 10 मीटर डाउन में तो लिख दीजिए प्लस 10 मीटर माइनस के। अब इसको आप जोड़ दीजिए, ए होगा, आई को देख लीजिए 20 मीटर और 40 मीटर, तो 20 और 40 माइनस आई में है तो इन दोनों को घटाना पड़ेगा, तो हो गया माइनस 20 मीटर आई डायरेक्शन। जे को भी देख लेते हैं, तो जे तो है 10 और माइनस 15, तो हो गया माइनस 5 मीटर जे में, प्लस के हो गया बस 30 और माइनस 10 यानी कि 20 मीटर के में। यानी कुल मिला जुला करके ये जो चिड़िया है वो चिड़िया आई डायरेक्शन में, इसका मतलब माइनस एक्स की ओर, यानी कि देखिए माइनस आई है तो इसको हम वेस्ट कहेंगे, ये माइनस जे है यानी इसको डाउन कहेंगे, ये के है यानी कि इसको सॉरी जे यानी माइनस जे का मतलब साउथ,
और ये के है इसको डाउन कहेंगे। माने ओवरऑल ये जो चिड़िया है जो इतना झमेला जो हुआ है, तो चिड़िया असल में -20 मीटर वेस्ट में गई है, -5 मीटर साउथ में गई है और +20 मीटर डाउन में गई है। तो हम देख सकते हैं कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं, जो हमारे IJK का रिप्रेजेंटेशन है, वो IJK का रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने में बहुत आसानी पैदा करता है और डायग्राम बचाने से हम लोगों को बचा लेता है। जब भी हमें करना होगा एक्स एक्सिस की ओर 20 न्यूटन, हम कर देंगे 20 न्यूटन आई कैप। जब भी हम कहेंगे कि भाई हमने 10,000 न्यूटन जो है एक फोर्स लगाया है वाई एक्सिस की ओर, हम उसको सीधा सीधा लिख देंगे 10,000 न्यूटन जे कैप, वाई एक्सिस की ओर है तो जे कैप कर देंगे। इस तरह से सिर्फ इतना कह देने से बहुत सारे वेक्टर्स के आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं आपको ये समझाने में सफल रहा कि आई जे के ये जो चीजें हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सभी चीजें आपके काम को आसान करने के लिए है, आपके काम को मुश्किल करने के लिए नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। वेक्टर को पहले तो हमने वेक्टर के डायरेक्शन डेफिनेशन को देखा, स्केलर्स को देखा, क्या नियम है, क्या एक्सेप्शंस है। इसके बाद वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, नक्शे के अंदर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या होता है, 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट क्या होता है, इन चीजों में अंतर है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट दोनों में अंतर है। तो पीछे अगर आप वीडियो को फिर से रिप्ले करेंगे तो आपको दिखेगा कि हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया है। इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स देखे इसके अंदर में, यूनिट वेक्टर क्या है, नल वेक्टर क्या है, कोइनिशियल क्या है, कोप्लानर क्या है, वगैरह वगैरह, उस तरह के टर्म्स को हमने देखा। और इसके बाद तो हम लोगों ने यूनिट वेक्टर को थोड़ी ज्यादा डिटेल में देखा। यूनिट वेक्टर क्या है, कोई भी वेक्टर यूनिटी मैग्नीट्यूड का वो यूनिट वेक्टर होता है। फिर आईजेके क्या है, आईजेके रेडीमेड यूनिट वेक्टर है। जैसे शर्ट आप सिलवा सकते हैं, अपनी साइज का सिलवा लीजिए, लेकिन कुछ शर्ट बाजार में बने बनाए मिलते हैं। उसी तरह से बाजार में कुछ यूनिट वेक्टर बने बनाए मिलते हैं, वो है आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप का मतलब है एक्स एक्सिस की ओर 1, जे कैप का मतलब है वाई एक्सिस की ओर 1 और के कैप का मतलब है जेड एक्सिस की ओर 1। जैसे अब कोई कहेगा कि मैंने, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, मैंने 20,000 न्यूटन फोर्स लगाया जेड एक्सिस की ओर। अब इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय मैं लिख दूंगा कि मैंने 20,000 न्यूटन के कैप फोर्स लगाया। बस उतना हो गया। अब समझने वाला जो है समझ जाएगा कि 20,000 न्यूटन के कैप में है, इसका मतलब ये जेड एक्सिस की ओर है, काम खत्म हो गया। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन देख लिए वेक्टर का, यूनिट वेक्टर को देखा। तो मेरी इच्छा है कि आप, मैं काफी सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है, इसके अंदर काफी डेप्थ होती है, लेकिन मेरा पर्पस है कि वो जो चीजें जो काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से किताबों में लिखी गई हैं, जो अक्सर छात्र नहीं समझते हैं, उनको मैं बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने ले आऊं। अगर आप चीजों को समझ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी आपको डरा नहीं पाएगी। अगर आपके पास कंसेप्ट्स होंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी क्वेश्चन आपको भारी नहीं लगेगा। तो मेरी इच्छा है लगे रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।